स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में एक जूनियर इंजीनियर ने अपने घर में ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगा रखी थी। उसके बाद उन्होंने ओसामा बिन लादेन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर भी बताया। बता दें कि यूपी के बिजली विभाग के नवाबगंज उपखंड अधिकारियों को कार्यालय में आतंकी ओसामा बिन लादेन की फोटो लगाने और उसे दुनिया का सबसे अच्छा जूनियर इंजीनियर बताने पर निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक दक्षिणांचल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि DVNL में SDO रविंद्र प्रकाश गौतम ने अपनी सरकारी घर में लादेन की तस्वीर लगाई थी और तस्वीर के नीचे लिखा था कि ओसामा बिन लादेन विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवर अभियंता है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा। बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया और SDO को निलंबित करने का आदेश दे दिया। साथ ही लादेन की तस्वीर भी अब उनके घर से हटा दी गई है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। उधर SDO रविंद्र प्रकाश गौतम ने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि कोई किसी को भी अपना आदर्श मान सकता है और ओसामा विश्व का सर्वश्रेष्ठ अभियंता था। तस्वीर हट गई है, लेकिन मेरे पास उनकी कई कॉपियां अभी भी मौजूद हैं। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के एरिया में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि यहाँ 37 शराब, बियर और भांग की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा शहर के 2 होटल के बारे में और 2 मॉडल शॉप को भी सील कर दिया गया है। आबकारी विभाग ने सरकारी आदेश मिलने के बाद से यह कार्रवाई की। दरअसल होली पर मथुरा में CM योगी ने शराबबंदी को लेकर घोषणा की थी, जिसके बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान के आसपास के इलाके में शराब की बिक्री को बैन कर दिया गया है। इसको लेकर 47 शराब, बियर और भांग की दुकानों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए जा चुके हैं। के आसपास की बंद कराई गई है। कितनी दुकानें हैं और क्या क्षेत्र है इनका? नगर निगम की 22 वार्ड, उनका नाम मैं बता रहा हूँ। घाटी, बहाल राय, गोविंद नगर, मंडी रामदास, चौबिया पाड़ा, द्वारिकापुरी, नवनीत नगर, वनखंडी, भरतपुर गेट, अर्जुनपुरा, हनुमान टीला, जगन्नाथपुरी, गौ घाट, मनोहरपुरा, वैरागपुरा, राधानगर, बद्रीनगर, महाविद्या कॉलोनी, कृष्णानगर प्रथम, कृष्णानगर द्वितीय, कोयला गली, डेम्पियर नगर एवं जयसिंहपुरा में वर्तमान में संचालित 29 देशी शराब, विदेशी शराब, बियर, भांग एवं मॉडल शॉप को आज 1 जून से शासनादेश के अनुपालन में बंद करा दिया गया है। क्या शासनादेश आया आपके पास और किस कारण ये बंद कराई गई है? शासनादेश हमारे पास जो आया उसमें है कि धारा 37(4) के अंतर्गत मद्य निषेध क्षेत्र का विस्तारित करते हुए पहले जो हमने बताया है उन 22 वार्डों को उसमें सम्मिलित। तो लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह पर हमला किया गया। बता दें कि दिलबाग सिंह तिकुनिया हिंसाकांड में गवाह भी हैं, जिसके बाद उनके हमले में वह बाल बाल बच गए हैं। लखीमपुर हिंसा के गवाह और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह की कार पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दिलबाग सिंह कार पर कई राउंड फायरिंग की गई। हालांकि इस हमले में दिलबाग सिंह बाल बाल बच गए। उधर पुलिस ने आशंका जताई है कि सशस्त्र लाइसेंस पाने के लिए दिलबाग सिंह ने खुद पर यह हमला कराया है। आपको बता दें कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में जिले की तिकुनिया में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में गवाह दिलबाग सिंह की कार पर अज्ञात हमलावरों की तरफ से फायरिंग का मामला सामने आया था। दिलबाग सिंह पर कथित हमला उस वक्त किया गया जब वह अपने घर जा रहे थे। आरोप है कि बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर
फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली उनकी कार के शीशे और दूसरी गोली टायर के पास लगी। इसके साथ दिलबाग सिंह ने मामले की शिकायत पुलिस के पास करवाई। उधर लखीमपुर खीरी जिले के एसपी संजीव सुमन ने बताया कि पहली नज़र में यह मामला लाइसेंस पाने के लिए लगता है। बाकी फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। दिलबाग सिंह ने बताया कि हमलावरों ने उनकी कार का गेट भी खोलने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें सिक्योरिटी मिली है, लेकिन गनर का बच्चा बीमार था, इसलिए वह हमले के वक्त घर था, लेकिन आधे घंटे के बाद वह वापस आ गया। लखीमपुर खीरी एसपी संजीव सुमन ने बताया कि दिलबाग सिंह ने बताया कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है। इसके तुरंत बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने तुरंत ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन में बात अब सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं। दरअसल अवैध तस्करों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड नजर आया, जहां कस्टम विभाग ने अवैध ट्रक पकड़ लिया। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से आई, जहां भारत नेपाल सीमा के बढ़नी कृष्णानगर बॉर्डर पर नेपाल के कस्टम विभाग कपड़ों की बड़ी खेप से भरा ट्रक पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक भारतीय सीमा में 3 लेयर सिक्योरिटी को चकमा देकर नेपाल पहुंच गया था। ट्रक के करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के कपड़े बरामद किए गए हैं। बता दें कि यह ट्रक नेपाल के कस्टम विभाग ने बड़ी कपड़ों की खेप के साथ इस ट्रक को पकड़ा। इसके बाद ट्रक भारतीय सीमा की 3 लेयर सिक्योरिटी को चकमा देकर नेपाल पहुंच गया था। फिर भी यह ट्रक पकड़ा गया, यानी कि अवैध तस्करों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली से आरव एंटरप्राइजेस करके एक्सपोर्टर था और इधर हमारा सुलभ काठमांडू का सुलभ एंटरप्राइजेस इंपोर्टर था। और इंडिया से डिक्लेयर हुआ था 2710 पीस गैस चूल्हे। और इधर जब हमें इंफॉर्मेशन मिली, मैं अपने कंट्रोल में लिया उसको, और जब रिलायबल इंफॉर्मेशन मिला तो हमने देखा ड्राइवर यहाँ से फ़रार हो गया। तो हमारा डाउट जो है एक किस्म से कंफर्म हो गया। फिर मैं उसको जब वेरीफाई किया, उसको मैं रीचेक किया, तो उसमें क्या मिला हमको, जो है 250 पीस ही गैस चूल्हे मिले। और उसके बाद बाकी पूरा कंटेनर हमको कपड़े मिले सर। तो उस जी सर। ये मतलब पॉसिबल कैसे हुआ? क्या कुछ पहले से इनपुट था? नहीं, इनपुट नहीं, जैसे हमारा तो काम ही है सर कि विजिलेंस, हाई विजिलेंस में रहना जो है। बाकी विजिलेंस एजेंसियाँ या सिक्योरिटी फोर्सेस से हम कोलेबरेट करते रहते हैं कि कोई भी काउंटरफीट प्रोडक्ट अथवा जो है प्रोहिबिटेड आइटम जो है हमारे कस्टम से अथवा करस्पॉन्डिंग कस्टम से क्लियर ना हो, उस आधार पे हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो उसी अलर्टनेस के कारण जो है हम ये सफलता पाए। ये पहले से तो जानकारी नहीं थी। दिल्ली से एक ट्रक आया था। उनमें जो लोग वो लाए थे, उन्होंने बोला कि इसमें गैस चूल्हा है। गैस चूल्हा में तो वो विभिन्न डिफरेंट टाइप के गैस चूल्हा होते हैं, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल, वो होता है। हमने ये देखना चाहा कि उनमें कैसा गैस चूल्हा है। ऑटोमेटिक भी है और सेमी ऑटोमेटिक, ऐसा हमने वो उसको छानबीन करना चाहा। जब हमने वो बोला तो उसका ड्राइवर जो है ना, जो लोग है, वो उन्होंने बताया कि वो भाग गया। उसमें हमको ज़्यादा शंका लगा और उसमें हमने छानबीन किया। छानबीन करने के बाद जब हमने गैस चूल्हा अनलोड करके देखा तो उसमें कपड़ा था। और उसी तरह हमने पकड़ा। वो आशंका के आधार पर हमने पकड़ा। ये कितने का, उसमें जो कपड़े थे वो कितने के करीब थे? कितने के तो उसका गिनती अभी नहीं हुआ है। उसमें हमने 249 गैस चूल्हे और 193 गांठ कपड़े हमने बरामद की है। उसका गिनती आज से शुरू। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल शाहजहाँपुर पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना। बता दें कि शाहजहाँपुर के विकास भवन में राज्य महिला आयोग के सदस्यों ने जन सुनवाई की। महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने इस दौरान पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महिलाओं की थाना स्तर पर सुनवाई न होने पर उन्होंने कार्रवाई की भी चेतावनी दी।
पीड़ित महिलाओं की समस्या सुनने से पहले उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सुनीता बंसल ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री महिलाओं से जुड़े मामलों को लेकर बेहद ही संवेदनशील हैं। ऐसे में महिलाओं की शिकायतों में लापरवाही करने और कार्रवाई न करने वाले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ में तो ऐसा था, ज़्यादातर केस में हम लोग यही कोशिश करते हैं या पुलिस का भी यही प्रयास होता है मीडिएशन में बुला के मामले का निस्तारण किया जाए। तो महिला आयोग का भी यही प्रयास होता है और पुलिस विभाग का भी यही प्रयास होता है कि काउंसलिंग कर दी जाए, दूसरे पक्ष को बुलाकर भी समझा दिया जाए। मेन यही होता है कि जो भी हमारे पास केस आए हैं उसमें काउंसलिंग करके लड़की का घर बसा दिया जाए या ससुराल वालों को बुला लिया जाएगा, ससुराल वालों से परेशानी है। तो यही प्रयास होता है, उसके लिए ही कुछ केस को मीडिएशन में रखा गया है। कुछ में एफआईआर लग चुकी है, तो केस में एफआईआर भी लग चुका है और बाकी जो केस आए हम लोगों के पास में उसमें भी कुछ केस में ज़रूरी है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं मान रहा है सामने वाला पक्ष, तो मुकदमा लिखने का भी निर्देश दिया गया है और ये भी कहा गया है कि 1 महीने के अंदर सभी मामलों का निस्तारण कर लिया जाए, ये भी निर्देश दिया गया है। कुछ महिलाएं हैं लगातार, मैंने देखा है काफ़ी लगातार समय से आ रही है, उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। नहीं, जैसे ये चीज़ तो मैंने मालूम की है हमारे जन सुनवाई में। जहाँ तक मुझे याद है कि कोई भी महिला दोबारा नहीं आई है और इसके अलावा अगर कुछ केस किसी कारण से पेंडिंग पड़े हैं तो उनका भी निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है और वो हो जाएगा। बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं, जहां सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें 4 घर के 60 सदस्य बेघर हो गए। बता दें कि उन्नाव के पूर्वा और बीघापुर तहसील में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पूर्वा में कैंची मोड़ पर सड़क मार्ग पर सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान 4 घरों के 60 लोग बेघर हो गए। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि उनके घर पर बिना किसी नोटिस के घर यह अतिक्रमण कार्रवाई की गई है, जिसके कारण वे सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। उनकी ज़रूरत का सामान भी मलबे के नीचे दब चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस नहीं दिया गया था। उसके बाद अचानक ही बुलडोजर उनके घर पहुंचा और उनके घर को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद अब वे सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं और उनकी ज़रूरत का सामान भी घर के मलबे के नीचे दब गया है। मकान ढाना सूचना मतलब नोटिस, ये थोड़ा अनाउंसमेंट लोग कहते हैं अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट क्या होता है? बिना नोटिस के मेरी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए और सरकार तक पहुंचाई जाए तब तो अच्छी बात है। तो ये जो आपकी दुकान थी सिर्फ एक ही जीविका का साधन था? बस यही मात्र जीविका का साधन थी। सब लोग खड़े हैं, इन लोगों से पूछ लिया जाए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। कितना गिराया गया? पूरी दुकान ढा दी गई। ये आप सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? अपने मैके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने की जगह ही नहीं, कहाँ रहें। घर गिरा दिया गया और आपका? क्या, सूचना कोई नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं दी। यहाँ रहने के लिए कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं। आप कहाँ है? आपका मैका लखनऊ की तरफ, लखनऊ की बनी बंथरा। तो आप वहीं रहेंगे जाके? अब और कहाँ रहें? सरकार गिरा सकते हैं क्या? दे नहीं सकते क्या? हम लोग तो रहने के लिए व्यवस्था तो कर ही सकते हैं ना। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। दरअसल गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया तो वहीं 2 बदमाश फरार हो गए। बता दें कि लोनी पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अगरौला कट पर एक कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने दोबारा पुलिस कर्मियों पर फायरिंग शुरू की। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश की पहचान रामवीर के रूप में हुई है। बता दें कि अब इसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। सिटी की टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया, स्विफ्ट कार थी। उसको जब रोकने का प्रयास किया गया
तो अचानक से तेज़ी से स्विफ्ट कार भागने लगी। थाना टोरंटा की टीम ने पीछा करते हुए अगरौला कट पे घेराबंदी का प्रयास किया, जिससे उसमें से 2 बदमाश उतर करके फायरिंग करते हुए भागने लगे। तीसरा बदमाश अगरौला कट पे भी दूसरे रास्ते पे आ गया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसको तुरंत चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल ले जाया गया। स्विफ्ट कार की तलाशी में एक अदद तमंचा मिला उसमें लोडेड, और एक तमंचा बदमाश के पास मिला, जिससे कि वो फायरिंग कर रही थी। उसने अपना नाम सुमित भोला बताया है। जो प्रारंभिक उसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है, उसके ऊपर 3 से अधिक आपराधिक मामले अभी फिलहाल पता चले हैं, और भी CCTVNS और DCRB से पता किया जाएगा उसके आपराधिक इतिहास। भागे हुए बदमाशों में उसने एक अपने साथी का नाम अपने ही गाँव के बताया है, सुरेंद्र अग्रवाला, और भी उसके विषय में डिटेल पता किया जाएगा कि आखिर उसका क्या आपराधिक इतिहास है और किस उद्देश्य हेतु ये हथियार लेकर के जा रहे थे, क्योंकि उनके भी पास काफ़ी मात्रा में हथियार थे उनके हाथों में, जिससे वो फायरिंग कर रहे थे। अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। ब्रिटेन में बात अब देवरिया की कर लेते हैं, जहां तेज आंधी और तूफान से कई पेड़ सड़क पर गिर गए। देवरिया में मौसम का बदला मिजाज देखने को मिला। तेज रफ्तार आंधी, तूफान और बारिश के कारण कई दर्जन पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। आंधी तूफान के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इस दौरान एक कार पर दीवार भी गिर गई, जिसके कारण कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये हादसा कैसे हुआ? भैया मेरे को लगा सामान मार्केट में लेना था खाना, आए तो देखें कैसे दीवार गिरा है। दीवार कैसे गिरा है, क्या कारण? कोई बैठा भी था उसमें, कोई घायल नहीं। कौन सी गाड़ी थी? मैं इन्हें थे निशान का। क्या नाम है आपका? कहाँ का रहने वाला? उसकी सूचना किसी को दी है? अभी दी है। क्या घर सूचना दी है। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार ना बनाए जाने को लेकर प्रमोद कृष्णम ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जब सवाल किया गया कि उनकी तरफ से उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस ने नहीं बनाया, तो इस पर उन्होंने नाराज होकर जवाब दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि उनके राज्यसभा जाने या ना जाने से सवाल यह नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भविष्य का सवाल है। कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है। पार्टी को खड़ा करने के लिए महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बलिदान दिया है। आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू शब्द से ही जुड़ते हैं। कुछ नेताओं के लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब हिंदू धर्म को अपमानित करना है। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल माओवादी बनाने चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के शिलान्यास और ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी 2029 तक के लिए सोचकर अभी से चल रही है। का चिंतन नहीं चाहिए, वास्तविक चिंतन करना पड़ेगा, वास्तविक मंथन करना पड़ेगा, तभी अमृत प्राप्त होगा, अन्यथा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, पीठाधीश्वर भी हैं, क्या मानते हैं कि आप जैसे नेताओं को कांग्रेस नहीं भेजना चाहती जो हिंदू की पैरोकारी करते हैं? देखिए, सवाल ये है कि हिंदू होना, मुसलमान होना, ईसाई होना, ये हमारी निजी आस्था का सवाल है। अब मैं हिंदू हूं तो हूं, इसमें मेरा दोष क्या है? मैं हिंदू धर्मगुरु हूं तो हूं, लेकिन कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। मैं कल भी कांग्रेस के साथ खड़ा था, आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, मैं कल भी कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस तो खड़ी रहे, पार्टी अगर खड़ी रहेगी तभी तो हम सब खड़े रहेंगे। पार्टी के ऊपर कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है
जिनका पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, जिनका गांधी की आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, जिनका पंडित नेहरू से कोई मतलब नहीं है, जिनका इंदिरा गांधी की शहादत से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे लोग अगर पार्टी में आएंगे और वो आकर के अपने स्वार्थों की पूर्ति करेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व को गुमराह करेंगे और कांग्रेस नेतृत्व से के साथ एक साजिश रचेंगे, तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। बुलेटिन के आखिरी में बात तो संभल की कर लेते हैं, जहां गंगा घाट पर हुई बीते दिन हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि संभल में गंगा घाट पर हुई प्रसाद बांटने वाले की हत्या का मामले में पुलिस ने खुलासा कर हत्या आरोपी साधु को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई तलवार भी साधु के पास से बरामद कर ली है। एसपी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि प्रसाद विक्रेता का गंगा घाट पर शराब पी रहा था। साधु गिरी ने जब ऐसा करते हुए न पाया तो ऐसा करने पर रोका गया और साधु के साथ इस बीच उस व्यक्ति की गाली गलौज हुई, जिसके बाद साधु ने तलवार से काटकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी। अब इसको लेकर पुलिस ने साधु को गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति की जो अनूप शहर का पुल है गंगा जी के किनारे पर, वहाँ पर हत्या की गई थी। ये जो रमेश गौतम मृतक है, ये वहाँ पर प्रसाद बेचने का कार्य करता था। इसमें एफआईआर पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर ये आरोपी, जिनका नाम रुद्राक्ष गिरी उर्फ जितेंद्र पुत्र सुखपाल सिंह, निवासी ग्राम सदरपुर, थाना सलेमपुर, जनपद बुलंदशहर है, इनको गिरफ्तार किया गया है। मौके पर जांच में पता चला कि मृतक को अपने कुछ लोग दोस्तों के साथ बैठकर वहाँ पर शराब का सेवन कर रहा था, जिसके बाद ये जो महात्मा है इनके द्वारा उसको मना किया गया। मना करने पर उसके द्वारा गाली दी गई और उसके ही आवेश में आकर इन्होंने अपनी तलवार से उसको भोंक दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। इसमें इनके जो पुराने आपराधिक इतिहास है इसका भी पता कराया जा रहा है। अभी इनके विरुद्ध 190/22 धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत करके इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। 24 घंटे के अंदर इसको थाना रजपुरा की पुलिस व एसओजी की टीम के द्वारा वर्कआउट किया। तो बीते दिन मामूली बातचीत को लेकर कहासुनी के बीच साधु ने एक युवक की तलवार से हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने उस साधु को गिरफ्तार कर लिया। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।